मैं किसी के साथ पंगा नहीं करना चाहती। जो हीरा मंडी बंद हुई है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी फील्ड में आ गए जिनकी ये फील्ड नहीं थी। कुछ हमारे लड़के ऐसे फील्ड में आ गए, उन्होंने कहा कि अच्छा है मेरा दोस्त है। पहले दिन वो विंग में गया एज ए दोस्त, फिर उसका किसी लड़की के साथ तल्लक हो गया, फिर अचानक पता चला वो प्रोड्यूसर हो गया। अभी लाहौर में तो काम करने के लिए ज़्यादातर पहली डिमांड यही होती है कि रोज़ की कितनी सीटें आएंगी आपकी। जब वो एक आदमी रोज़ आपके लिए इतना खर्चा कर रहा है, आप पर इतना इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कुछ तो चाहिए ना उसे आपसे। आप समझते हैं कि ये जो लोग या जिनकी बिस्तर तक आम एक बंदा पहुंच जाता है वो आर्टिस्ट नहीं है? वो नहीं, वो आर्टिस्ट नहीं। हमारी विंग में जो है वो पर्सनल बात नहीं रही। पहले तो हम ऑडियंस के साथ जितनी भी हम आर्टिस्ट हैं डायरेक्ट हो गए, हमारी वो वर्थ नहीं रही, वो इज्जत नहीं रही। ये नरगिस है, वो दीदार है, यार ये कितनी अच्छी लगती हैं, इतनी सारी क्लैप होती है, मुझे भी ये होनी चाहिए। फिर डांस का मुझे ऐसा शौक है कि डांसर हो गई। फिर पहला ड्रामा उन्होंने मुझे 3500 रुपये पेमेंट दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास, आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त स्टेज अदाकारा सहर सदीकी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि इस फील्ड में वो कब आईं और इस फील्ड में आकर उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल, इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? इस फील्ड में असल में मैं एज ए डांसर नहीं आई थी। मैं मतलब मेरा ख्याल है 10 साल की थी जब मैंने सबसे पहले पीटीवी किया। और मैं पीटीवी पे ना सुबह 7 बजे की नशरियात पे नातें पढ़ती थी। फिर एज ए सिंगर मैंने उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब के कज़न, उनसे हारमोनियम बजाना सीखा। फिर सिंगर बनी। फिर सिंगिंग तो मेरी वहाँ पे रह गई। फिर डांस का मुझे ऐसा शौक़ है कि डांसर हो गई। नातों से सिलसिला शुरू होने वाला अब डांस पे आकर रुका हुआ है। ये सारी चेंजिंग किस तरह है? ये ना असल में बस आपको पता है शोबिज़ है, तो यहाँ पे बंदा देख के ना दिल करता है कि यार मैं भी इस जैसी बन जाऊँ, उस जैसी बन जाऊँ। तब इतना शऊर नहीं था, इतनी शायद तमीज़ नहीं थी कि जो मैं कर रही हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। उस वक्त ये नहीं पता था कि अगर मैं सिंगर बन जाती हूँ तो मेरी उम्र लंबी हो जाती है। बस ये सोचा कि यार ये नरगिस है, वो दीदार है, यार ये कितनी अच्छी लगती हैं, इतनी सारी क्लैप होती है, मुझे भी ये होनी चाहिए। मतलब डांसर बन गई, वो सिंगिंग वहाँ पर ही रह गई। किस उम्र में आप, तब 10 साल में आपने बताया कि आपने शुरू किया पीटीवी से नातों का सिलसिला, अब फिर किसको देख के ये शौक़ पैदा हुआ और किस उम्र में जाके आपने थिएटर पे एंट्री दी? मैं मतलब मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, शबनम मजीद साहब के अब्बू। उनसे बहुत ज़्यादा हमारा प्यार था, घर पे आना जाना था, तो हम उन्हें देखते थे ना, तो उन्हें देख के मुझे सिंगिंग बनने का मेरा बड़ा दिल किया कि मैं सिंगर बन जाऊं। उन्हें देख के मैंने सिंगिंग सीखी बाकायदा उस्ताद जी से, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो बाकायदा हारमोनियम बजाना सीखा। फिर वहीं पे पहली बार हमें सम्राट साहब मिले थे, तो उन्होंने कहा कौन से सम्राट? पूरे यहाँ पे सम्राट भी 4-5 है। नहीं पप्पू सम्राट साहब, पहली बार उन्हें देखा था, वहाँ भी उनका भी डांस देखा, तो मतलब वो ना एक ज़हन में आ गया कि यार अच्छा चलो मैं डांस भी सीख लेती हूँ। तो फिर मेरा ख्याल है मैं 12 साल की थी जब मैंने अशरफ शराजी साहब, अल्लाह मियां उन्हें जन्नत में जगह दे, उनसे उनकी शागिर्दी की, फिर उनसे डांस सीखा। मैंने मेरा ख्याल है 1 साल डांस सीखा उनसे। उसके बाद 13 साल की उम्र में मैंने पहला ड्रामा सियालकोट में एक क्लब है अनवार क्लब, उसमें किया था पहला ड्रामा, और उसका नाम था मैनू नहीं पता। अच्छा, मैंने नहीं पता। उस ड्रामे की पेमेंट कितनी मिली थी? उस वक्त पहली बार तो गई थी, तो उन्होंने पहले तो मुझे कहते जी आप आ जाओ, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम काम करवाएंगे। तो शौक़ इतना ज़्यादा था, मैं चली गई। फिर ऐन मौके पर उनकी मेन जो आर्टिस्ट थी वो चली गई, वो नहीं थी, लड़के चली गई। तो वो मुझे कहते सर आपने इतनी देर ड्रामा देखा, आपको ड्रामा याद है? मैंने कहा जी याद है सर। तो कहते आप ये रोल कर लो। तो मैंने कहा सर मुझसे ये नहीं होगा। तो मैं रोना शुरू हो गई। तो वो कहते नहीं आप रो नहीं, आप कॉन्फिडेंस से करो, आप पब्लिक की तरफ मत देखना, तो आप जाओ आप करो। मुझे लाइनें सारी याद थी, रिहर्सल में मैं बड़ा बोल रही थी। जब मैं सेट पे गई तो मैंने पहले तो बोलती रही, अचानक से जब पब्लिक की तरफ देखा तो मैं कांपना शुरू हो गई, रोना शुरू हो गई। तो उस वक्त सारे मुझे चुप करवाना शुरू हो गए। ज़फ़र कौंदल साहब हमारे साथ थे, तो वो मुझे खींच के बाहर ले आया, कहते क्या हुआ? मैंने तुझे कहा था पब्लिक की तरफ नहीं देखना। तो मैंने कहा मेरा दिल किया देखने को, वो सारे क्लैप कर रहे थे। तो कहते क्लैप तो होगी। तो मैंने कहा मैंने समझा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इसलिए रोना शुरू हो गई। फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया। फिर पहला ड्रामा उन्होंने मुझे 3500 रुपये पेमेंट दी थी पूरे हफ्ते की, तो मैंने वहाँ पर किया था। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आपने पीटीवी से शुरू किया, टीवी आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट मिलती है वो थिएटर आर्टिस्ट को क्यों नहीं मिलती?
उसमें कुछ हमारी थिएटर आर्टिस्ट हमारी खुद की भी गलतियाँ। पहली गलती तो हमारी ये है कि हम जो है ना, हमारी विंग में जो है वो पर्सनल बात नहीं रही। हमारी विंग पर्सनल होनी चाहिए। हमारा स्टेज ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि कोई फ़िल्म चल रही है। यहाँ पे जो लोग हैं ये आपस में काम कर रहे हैं, हमने इन्हें देख के हँसना है। पहले तो हम ऑडियंस के साथ जितनी भी हम आर्टिस्ट हैं डायरेक्ट हो गए, तो हमारी वो वर्थ नहीं रही, वो इज़्ज़त नहीं रही। जितने भी टीवी आर्टिस्ट हैं उनकी रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें टीवी पे देखते हैं। हम उन्हें कभी भी साथ नहीं बैठ सके, कभी भी आम पब्लिक जो है, उनके फैंस जो हैं, उनके साथ पिक्स नहीं बना सकते, टिकटॉक नहीं बना सकते, सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ उन्हें स्क्रीन पे देखते हैं। तो वो एक शाऊर उनमें आता है कि यार ये इतनी डिसेंट है, ये इसको ऐसे ही देखना है, दूर से ही देखना है। जब से हमने पब्लिक को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया ना, हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं रही। किसको ज़िम्मेदार समझती हैं कि पब्लिक को अपने साथ इन्वॉल्व करने में और एक ड्रामा बीन को थिएटर स्टेज के आगे से स्टेज के पीछे लाने में आप किसको ज़िम्मेदार समझती हैं? इसमें हम किसी को नॉमिनेट तो नहीं कर सकते, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी आर्टिस्टों की वैल्यू कम कर दी है इस वजह से। और मुझे बादशाह में ऐसा लगता है, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कि ये जो हीरा मंडी बंद हुई है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी फील्ड में आ गए जिनकी ये फील्ड नहीं थी, उन्होंने ये फील्ड ख़राब कर दी, क्योंकि उन्हें उन मर्दों से कभी शर्म आई नहीं थी। हमारी तो जितनी भी आर्टिस्ट है ना, मैं विद मैडम नरगस कह रही हूँ कि उनका शर्माना बिकता है। मैडम नरगस का शर्माना बिकता है, वो गाना करती हैं, उनके गाने में उनकी अदाएँ बिकती हैं, तो उन्हें तो पब्लिक के साथ डायरेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो डायरेक्ट हो गई हैं। कुछ हमारे लड़के ऐसे फील्ड में आ गए, उन्होंने कहा कि अच्छा है मेरा दोस्त है, पहले दिन वो विंग में गया एज ए दोस्त, फिर उसका किसी लड़की के साथ तल्लक हो गया, फिर अचानक पता चला वो प्रोड्यूसर हो गया। वो प्रोड्यूसर हुआ तो उसने उसी लड़की को हाइट दिया जिसके साथ उसका तल्लक। वो जो फिर जितना भी अच्छा काम करने वाली लड़कियां वो बेचारी साइड पे हो गई। तो आप क्या ये समझते हैं कि जो प्रोड्यूसर बनते हैं इस तरह के, जिस तरह का प्रोड्यूसर का आपने जिक्र किया है, तो उनकी वजह से जो थिएटर का माहौल है वो ख़राब हो रहा है? वो ख़राब हो रहा है। जो मतलब लड़कियों के पीछे प्रोड्यूसर बनते हैं, हमारे काफ़ी सारे प्रोड्यूसर हैं जो बिजनेस करते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनके आज भी पैसे बच रहे हैं, वो आज भी उनके ड्रामे उतने ही हिट जा रहे हैं, उतने ही अच्छे जा रहे हैं। लेकिन जो लड़कियों के पीछे आते हैं ना, ड्रामे की वजह से उनके पैसे नहीं कम होते, उनके पैसे वो जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना पड़ता है ना उन्हें, उसकी वजह से कम होते हैं। लेकिन वो इल्ज़ाम सारा ड्रामे पे आ जाता है, मेरा ड्रामा अच्छा नहीं गया, ये हो गया। ड्रामा तो अच्छा जा रहा है, आपकी अपनी हरकतें अच्छी नहीं जा रही, तो वो उसमें कोई क्या करे। कोई आपके पीछे भी प्रोड्यूसर बना है कि नहीं? मेरे पीछे बने होंगे, मुझे नहीं पता। नहीं, क्यों? जब आपको इतना पता है कि बने, तो आपके पीछे भी कोई बना होगा ना, जिसने आपको प्रोटोकॉल दिया होगा, आपकी बड़ी तस्वीर लगाई होगी, आपको मेन पे रखा होगा। नहीं, मैंने कभी ऐसा कोई गौर नहीं किया। और मेरी सबसे बड़ी ये आदत है, मैं बल्कि हम जब भी कास्ट होते हैं तो मैं प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कहती हूँ। वो जब कहता है कि कितनी सीटें देंगे, तो मैं कहती हूँ हम सीटें नहीं देंगे, हम पब्लिक देंगे, हमारी पब्लिक आएगी, हमें सीटें लगवाने की आदत नहीं। सीटें से बात आ गई, जो सीटें लगवाती हैं और जो पब्लिक बुलवाती हैं, इनमें क्या फ़र्क है? पब्लिक बुलवाना ये है कि आप नहीं जानते, लेकिन आपको हज़ारों लोग देखने आ रहे हैं, वो पब्लिक है। जब आप सेट पे जाओ, आप काम करो, तो एक पीछे बैठा आदमी भी खड़ा होकर क्लैप करे, वो पब्लिक है। और जो सीटें लगती हैं, वो फ्रंट पे जो बैठे होते हैं वो करते हैं क्लैप। वो कैसे लग जाती है सीटें? वो आपको वो फन नहीं आता? वो मुझे फ़न नहीं आता है सीटें लगवाने का। मुझसे ना घंटों फ़ोन पे बात नहीं होती है। मैंने मोबाइल नहीं रखा आज तक, इस दौर में भी मुझे मोबाइल रखना पसंद नहीं है। और फिर घंटों कहना, हाँ जी मैंने लगवा दी हैं, मैं कर रही हूँ, क्या हो गया। फिर मेकअप करते वक्त बुकिंग पे फ़ोन, मैंने सीटें रखवाई थी, सेंटर में नहीं रखी गई। वो बोल रहे हैं यार भाई, यार आप आर्टिस्ट हो, आपको हज़ारों लोग देखने आ रहे हैं, एक आदमी आपके साथ बोल रहा है कि मेरी सीट फ्रंट पे नहीं है, क्यों बोल रहा है? उसे तो तरसना चाहिए आपको देखने के लिए। ये आर्टिस्ट है। तो ये सारी रीत कहाँ से शुरू हुई? आपने तो 13 साल की उम्र में शुरू किया। आप किसको कहती कि वो कौन सी आर्ट्स हैं जिन्होंने ये रीत डाली है? मैं किसी के साथ पंगा नहीं करना चाहती। नहीं, पंगे की तो बात ही नहीं है। मतलब काफ़ी सारी आर्टिस्ट है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। आजकल वैसे ज़्यादातर ये रीत हो गई है। बहुत सारी आर्टिस्ट हैं आजकल, वैसे भी लाहौर में तो काम करने के लिए ज़्यादातर पहली डिमांड यही होती है कि रोज़ की कितनी सीटें आएंगी आपकी, कितने लोग आएंगे, आप हफ्ते में कितनी सीटें दोगे, तो ये तो चलता है। तो क्या आप समझती हैं कि जो आर्टिस्ट है, इन सीटों वालों या आर्टिस्टों की निस्बत से जो वो अदाकार या अदाकारा है जो सीट नहीं देती और उनमें टैलेंट है, वो पीछे चले गए? ये सही बात है और ये हकीकत है।
हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो पीछे चले गए हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो सीटें नहीं दे सकती, वो नहीं कर सकती किसी से घंटों बात, और किसी को मनाना फिर आओ ड्रामा देखो, फिर रोज़ आओ, एक दिन तो होता है रोज़ आओ हमारे कहने पे ड्रामा देखो, तो वो नहीं कर सकती। अच्छा सर, जिस तरह आप कह रही हैं कि वो डायरेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो उनके डायरेक्ट मरासम है ये उनके बिस्तर तक भी पहुंच सकते हैं? ज़ाहिर बात है कुछ लड़कियों के पहुंच जाते हैं, ज़ाहिर बात है जब वो एक आदमी रोज़ आपके लिए इतना खर्चा कर रहा है, आप पर इतना इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कुछ तो चाहिए ना उसे आपसे। तो जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, जहाँ पहुंचना चाहता था ज़ाहिर पहुंच बात जाता है, तो उसके फिर बाद उसके बाद यही होता है कि वो लड़की का फ़ोन भी नहीं उठा रहा होता। तो वो लड़की कह रही होती है लगा होना किसी मां दे नाल, ओहदे नाल लगा होना है, एहदे नाल लगा होना, फिर यही रह जाता। ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ, ये जो बिस्तर तक का है? बस ये ना कोई समझ नहीं आ रही है कहाँ से आए लोग और आर्टिस्टों में शामिल हो गए, कोई समझ नहीं आ रही। आप समझते हैं कि ये जो लोग या जिनकी बिस्तर तक आम एक बंदा पहुंच जाता है वो आर्टिस्ट नहीं है? वो नहीं है, वो आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट वो है जिसे देखने के लिए लोग तरसें, जो काम करे तो उसका काम बोले, वो नहीं बोले। शादी आपने फील्ड में ही की, क्यों? जी, इसलिए कि एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट समझ सकता है। आखिर में क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगी जो काम करता है उसकी इज़्ज़त करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, और जितना हो सकता है प्यार बांटें, क्योंकि प्यार बांटने से प्यार मिलता है। जी, तो जितना हो सकता है प्यार बांटें, प्यार बांटने से ही प्यार मिलता है। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान खिज़र अब्बास को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।